आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि सैचुरेटेड कार्बन सेंटर पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म क्या होती है और किस तरीके से होता है, न्यूक्लियोफाइल या एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन का रोल क्या होता है, किसी कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, सॉल्वेंट का रोल क्या होता है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में डिफरेंट टाइप के एल्किल हैलाइड्स या एरिल एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का आर्डर क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। सैचुरेटेड कार्बन सेंटर पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को जनरली हम SCN से लिखते हैं। SCN, S फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो SCN रिएक्शंस किसी भी सैचुरेटेड कार्बन सेंटर पे जो SCN रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं, दो मैकेनिज्म को फॉलो कर सकते हैं। एक होता है SCN2 और दूसरा होता है SCN1, SCN2 एंड SCN1। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस सैचुरेटेड कार्बन सेंटर पे दो मैकेनिज्म को फॉलो करता है, या तो वो SCN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है या SCN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब हम एक एक करके दोनों मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय SCN2 मैकेनिज्म एंड व्हाट डू यू मीन बाय SCN1 मैकेनिज्म। हम जब SCN2 मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो इसको हम अगर पॉइंट वाइज पढ़ें तो S फॉर होता है सब्स्टिट्यूशन, N फॉर होता है न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 फॉर बाइमॉलिक्यूलर। तो पहला पॉइंट इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि SCN2 मैकेनिज्म फॉलो बाइमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। 2 का मींस होता है सेकेंड ऑर्डर या बाइमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, और सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो ऐसे केस में, इस केस में इसके रेट एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं R = K Rx into न्यूक्लियोफाइल। इसका ये रेट ला एक्सप्रेशन है। ऐसे एल्किल हैलाइड या ऐसे सैचुरेटेड कार्बन सेंटर पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो SCN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, उसके लिए रेट ला एक्सप्रेशन होता है कि R = K Rx into Nu। Rx का मतलब होता है एल्किल हैलाइड, Rx का मतलब एल्किल हैलाइड, और इसका मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल। जैसा कि इस रेट ला एक्सप्रेशन से दिख रहा है कि ऐसे रिएक्शंस, ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो SCN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, उसका रेट या उसका रेट ऑफ रिएक्शन एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये कि जब हम एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे या न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो SCN2 रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी या रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इंक्रीज करेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जैसा कि इस रेट ला एक्सप्रेशन से हमने देखा कि इसके रेट ला एक्सप्रेशंस में एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन टर्म भी है और न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन टर्म्स भी है। इट मींस इन दोनों का रोल, दोनों के कंसंट्रेशन का रोल इंपॉर्टेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विथ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को हम जितना ही बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। थर्ड पॉइंट, जब हम न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SCN2 मैकेनिज्म के लिए एक एप्रोप्रिएट न्यूक्लियोफाइल होगा। मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल जितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ SCN2 रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, ये 3 पॉइंट हमने पढ़ लिया। अगले पॉइंट की हम बात करें
ये SN2 मैकेनिज्म से मैकेनिज्म को अगर फॉलो करता है कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो वो वन सिंगल स्टेप में, इट कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। मतलब क्या हुआ, इस तरीके का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, और एक सिंगल स्टेप में जब कंप्लीट होता है तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। इट मींस सिंगल स्टेप विथ ट्रांजिशन स्टेट, या एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है जो अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल स्टेट होता है, या एक अनस्टेबल केमिकल स्पेसीज का फॉर्मेशन होता है। और ये जो अनस्टेबल या जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ये पेंटावैलेंट होता है, पेंटावैलेंट कार्बन होता है इसमें। तो इस तरीके से ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है विद फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, जो अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल इसलिए होता है कि उस ट्रांजिशन स्टेट में या उस इंटरमीडिएट में जो कार्बन होता है वो पेंटावैलेंट होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, तो पेंटावैलेंसी में वो अनस्टेबल होता है। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक एल्किल हैलाइड है जो कार्बन की टेट्रावैलेंसी शो कर रहा है विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब इस पे एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो एक फॉर्मेशन होता है एक पेंटावैलेंट केमिकल स्पेसीज का। ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है जिसको हमने लिखा था कि पेंटावैलेंट कार्बन होता है 1 2 3 4 5 एक साथ 4 एटम्स को अटैच कर रहा है, ये पेंटावैलेंट होता है और अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। और ये डिसोसिएट कर जाता है, ये बन जाता है NuC, ये इस तरीके से बन जाता है। तो ये एक, हालांकि हमने यहाँ 2 स्टेप में दिखा रहा है, लेकिन ये एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है कि इस पे अटैक होता है, ये बनता है, फिर ये डिसोसिएट होकर के ये बन जाता है। अब जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो एक टेट्राहेड्रल शेप में एक एल्किल हैलाइड है जिसमें हैलोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जिस हैलोजन को ये न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस किया हुआ है उसके 180 डिग्री पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है, या इसके हैलोजन के जो प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल है वो हैलोजन के 180 डिग्री पे अटैच हुआ है। इसलिए इस तरीके से हम ये कहते हैं कि ये जो एल्किल हैलाइड है या ये जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, और इस रिएक्टेंट में और ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का दोनों का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है जस्ट इनवर्स होता है। तो ये इसको ये कहते हैं कि प्रोडक्ट विथ इनवर्स कॉन्फ़िगरेशन, इनवर्ट कॉन्फ़िगरेशन, इनवर्स कॉन्फ़िगरेशन के साथ होता है। और इस चीज को हम कहते हैं दैट इज नोन एज वाल्डेन इन्वर्जन। वाल्डेन इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जब कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है, उसमें जो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो रिएक्टेंट के जस्ट इनवर्स होता है, एंड दैट इज नोन एज विथ इनवर्स कॉन्फ़िगरेशन। और इसको फर्स्ट टाइम वाल्डेन नामक साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था, एंड दैट इज व्हाई दिस फेनोमेना इज नोन एज वाल्डेन इन्वर्जन। तो इस तरीके से ये वाल्डेन इन्वर्जन है, और वाल्डेन इन्वर्जन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SN2 मैकेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि इसमें वाल्डेन इन्वर्जन की फेनोमेना होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम ये चलते हैं कि जैसा हमने ये देखा कि SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जब रिएक्शन होता है तो इसमें एक पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, और जब ये पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है ये ऑलरेडी अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। और हम ये जानते हैं कि ये जितना ही ज्यादा इसके साथ यहाँ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ एक ग्रुप जुड़ा होगा, यहाँ एक फ्री वैलेंसी है,
तो ये जो तीनों फ्री वैलेंसी जो सेटिस्फाइड करने वाले एटम या ग्रुप होंगे वो जितने ही ज्यादा बल्कि होंगे इन जगहों पे, ये जो फ्री वैलेंसी या इस पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट में ये जो बल्कि ये जो ग्रुप्स हैं जो जिसको ये थ्री वैलेंसी जो फ्री हैं, इन फ्री वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करने वाले जो एटम या ग्रुप होंगे वो जितना ही ज्यादा बल्कि होंगे, इसकी अनस्टेबिलिटी या उसकी स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। और जब इसकी स्टेबिलिटी जितना ही कम होगा तो इसकी SN2 रिएक्टिविटी उतना ही कम होगा। तो इस तरीके से इस चीज को हम ये लिख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ R1 लिखा, ये R2 लिखा एंड ये R3 लिखा, तो हम ये कह सकते हैं विथ इंक्रीज इन नंबर and size of groups, with increase in number and size of groups which are attached to central carbon atom SN2 reactivity decreases। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रांजिशन स्टेट में ये जो R1, R2, R3 ग्रुप्स हमने लिखा है, इस ग्रुप की साइज जितनी छोटी होगी या बल्कि ग्रुप्स की संख्या जितना ही कम होगा, इस सेंट्रल एटम से अटैच होने वालों की SN2 रिएक्टिविटी उतना ही कम होगा। और यही रीजन है कि CH3X की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, इससे ज्यादा होती है 1 डिग्री के अल्काइल ग्रुप्स की, उससे ज्यादा होता है 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप्स की, इससे कम होता है 3 अल्काइल ग्रुप्स की, इससे कम होता है एलिल ग्रुप्स का, इससे कम होता है बेंजाइल का, इससे कम होता है डाई बेंजाइल का, और सबसे कम होता है ट्राई बेंजाइल हैलाइड्स का। इसका मतलब ये कि CH3X में इस कार्बन से तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स और जो सबसे छोटे एटम है, हाइड्रोजन से छोटा एटम कोई हो नहीं सकता है, इसलिए इसमें जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो सबसे कम होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा इसलिए इसकी SN2 रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। इसमें एक बल्कि ग्रुप होगा, एक अल्काइल ग्रुप होगा, इसलिए इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी और कम होगी। 2 में 2 अल्किल ग्रुप्स होंगे तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कंपैरेटिवली 1 डिग्री के और ज्यादा होगा, इसकी रिएक्टिविटी और कम होगी। एंड सिमिलरली ये आर्डर है, ये SN2 रिएक्टिविटी का आर्डर है, SN2 रिएक्टिविटी का ये आर्डर है, SN2 रिएक्टिविटी का ये आर्डर है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे बोर्ड के एग्जाम हो या कंपटीशन के एग्जाम हो, कि डिफरेंट टाइप के एल्किल हैलाइड्स गिवन होंगे और डिफरेंट टाइप के एल्किल हैलाइड्स में SN2 रिएक्टिविटी का आर्डर क्या होगा ये पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जब ये चलते हैं, ये हमने SN2 रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ लिया कि डिफरेंट टाइप के एल्किल हैलाइड्स में SN2 रिएक्टिविटी का आर्डर क्या होगा। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि सॉल्वेंट का रोल क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्वेंट इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद SN2 मैकेनिज्म। कि अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होता है तो उसमें सॉल्वेंट का रोल क्या होता है। जैसा कि हमने देखा कि SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करने वाले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में होते हैं, उसमें कोई डिसोसिएशन नहीं होता है, रिएक्टेंट में कोई आयनाइजेशन नहीं होता है। इसका मतलब कि नॉन पोलर सॉल्वेंट इज द सुटेबल सॉल्वेंट फॉर SN2 मैकेनिज्म। तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, और नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ जो SN2 रिएक्टिविटी होगी वो ज्यादा सुटेबल होगा, या इसकी नॉन पोलर सॉल्वेंट में SN2 रिएक्टिविटी जो होगी वो ज्यादा होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने SN2 के बारे में पढ़ लिया कि SN2 मैकेनिज्म सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है।
उसमें न्यूक्लियोफाइल का इंपॉर्टेंट रोल होता है। विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्टिविटी इंक्रीजेज। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा कि SN2 रिएक्टिविटी या SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करने वाले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एक सिंगल स्टेप में पूरा होता है और उस एक सिंगल स्टेप में एक अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है जो पेंटावैलेंट होता है। और उस पेंटावैलेंट में जो सेंट्रल कार्बन की 3 फ्री वैलेंसीज होती हैं उससे जुड़ने वाले बल्कि ग्रुप्स या उससे जुड़ने वाले ग्रुप जितने ही ज़्यादा बल्कि होते हैं उसकी स्टेबिलिटी, उस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी उतनी कम होती है। और स्टेबिलिटी कम होने के कारण जो SN2 रिएक्टिविटी होती है वो कम होती है। और यही रीज़न है कि CH3X में SN2 रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम प्राइमरी एल्किल हैलाइड में होती है, उससे कम सेकेंडरी में होती है और उससे कम टर्शियरी में होती है एंड सो ऑन। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं SCN1 मैकेनिज्म के बारे में। SCN1 मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SCN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो पहला पॉइंट हम ये लिखें कि ये ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो SCN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ SCN1 रिएक्शंस या रेट ऑफ SCN1 रिएक्टिविटी डिपेंड्स ओनली अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। केवल एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे इसके किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं करता है। या हम इसका पावर 0 लिख सकते हैं या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि R is equal to K RH means there is no important role of nucleophile in nucleophilic substitution reactions with SCN1 mechanism। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं होता। सेकेंड पॉइंट हम कहते हैं, यहाँ हमने देखा कि न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के 0 ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइल्ड न्यूक्लियोफाइल इज सफिशिएंट फॉर दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब माइल्ड न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, वो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो ये जरूरी नहीं है, और माइल्ड न्यूक्लियोफाइल होगा वो भी इसके लिए एक सुटेबल रिजेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम ये चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है और ये रिएक्शन एक 2 स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस विद SCN1 मैकेनिज्म completes into 2 steps. In first step there is the formation of carbocation and in second step nucleophile attack at carbocation to form a mixture of products। तो हम ऐसे देखते हैं कि 2 स्टेप्स में ये पूरा होता है। फर्स्ट स्टेप में हम ये एल्किल हैलाइड बनाने का प्रयास करते हैं। ये एल्किल हैलाइड का एक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है। फर्स्ट स्टेप में ये स्लो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप इसका स्लो होता है और इस फर्स्ट स्टेप में एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। ये कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और इस कार्बोकेटायन पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इसका जो अटैक होता है वो रेयर एंड फ्रंट साइड दोनों तरफ से होता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है एक बार हम ऐसे इसको लिखते हैं, ये एक फॉर्मेशन ये होता है और दूसरा एक फॉर्मेशन ऐसे हो सकता है। मतलब क्या हुआ सर, ये ऐसे है तो ये 2 प्रोडक्ट बने, ए मिक्सचर ऑफ 2 प्रोडक्ट्स इन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक्स बोथ साइड्स फ्रॉम रेयर साइड एंड फ्रंट साइड। तो 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनता है। अब हम ये कहते हैं कि जैसे हमने पिछले केस में SN2 रिएक्टिविटी के बारे में जब हमने बात किया तो हमने ये दिखाया कि जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी जितना ही कम होगी SN2 रिएक्टिविटी उतना ही कम होगा, या उस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी जब ज्यादा होगी तो SN2 रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। सेम पैटर्न पे यहाँ भी होगा कि इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जितना ही ज्यादा होगा SCN1 रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा, जो SCN1 रिएक्टिविटी होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। अब ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसी चीज को हमें देखना है।
हम जानते हैं कि प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन और टर्शियरी कार्बोकेटायन की बात करें तो प्राइमरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, उससे ज्यादा होती है सेकेंडरी की, उससे ज्यादा होती है टर्शियरी की। तो अब अगर हम वहां अगर कार्बोकेटायन की बात करें तो ये मिथाइल कार्बोकेटायन है, देन फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटायन, देन सेकेंड डिग्री कार्बोकेटायन, देन थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन, एलिल कार्बोकेटायन, एलिल कार्बोकेटायन, देन बेंजाइल कार्बोकेटायन, इससे ज्यादा होती है बाइफेनिल कार्बोकेटायन और इससे ज्यादा होती है ट्राइफेनिल कार्बोकेटायन। तो अगर ये स्टेबिलिटी के कार्बोकेटायन का ऑर्डर ये है, कार्बोकेटायन डिफरेंट टाइप के कार्बोकेटायंस का ऑर्डर ये होता है, एज वी नो, हम जानते हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो हैलाइड्स होंगे वो वही SN1 रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। तो हम इस तरीके से ये कह सकते हैं कि SN1 रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा, SN1 रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा उसमें सबसे कम रिएक्टिविटी होगा CH3X का, उससे ज्यादा होगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का, उससे ज्यादा होगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का, उससे ज्यादा होगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का, उससे ज्यादा होगा एलिल हैलाइड का, उससे ज्यादा होगा बेंजाइल का, उससे ज्यादा होगा बाइफेनिल का और उससे ज्यादा होगा ट्राइफेनिल हैलाइड का। ट्राइफेनाइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। फिर हम इसी तरीके से अगर ये पढ़ लेते हैं, एक चीज और हम पढ़ते हैं कि रिएक्टिविटी को ऑर्डर को पढ़ने के बाद हम ये पढ़ लेते हैं कि हमने जैसा ये कहा कि SN2 मैकेनिज्म में SN1 मैकेनिज्म को अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अगर फॉलो करता है तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और जो कार्बोकेटायन होता है वो प्लेनर शेप का होता है और विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन और प्लेनर ज्योमेट्री के साथ जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वो दोनों तरह से होता है, फ्रंट साइड से एंड रियर साइड से। ए मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट्स बनता है। अगर ये एल्किल हैलाइड अगर टर्शियरी नेचर का हो, जैसे यहाँ एक एल्किल हैलाइड हो, ये दूसरा एल्किल हैलाइड है और ये तीसरा एल्किल हैलाइड है, R1, R2, R3, R एल्काइल या एरिल ग्रुप्स अगर हो तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे वहां क्या होगा, चूंकि ये कार्बोकेटायन तीनों अलग अलग है, ये डिफरेंट टाइप के एल्किल ग्रुप्स हैं और ये एल्किल या एरिल ग्रुप्स हैं, तो ये जो बनेगा इस मिक्सचर को कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। इसको कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो अगर टर्शियरी एल्किल हैलाइड हो और टर्शियरी एल्किल हैलाइड में जुड़ने वाले जो तीनों ग्रुप्स हो वो डिफरेंट टाइप के R1, R2 एंड R3 आर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, डिफरेंट अल्काइल या एरिल ग्रुप्स। तो ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम या ऑप्टिकल कायरल कार्बन होगा या एसिमेट्रिक कार्बन होगा। तो इसके नाते यहाँ जो फॉर्मेशन होगा एक सिस फॉर्म होगा, तो सॉरी एक अगर डी फॉर्म होगा है तो डेक्स्ट्रो फॉर्म होगा, तो दूसरा लिबो फॉर्म होगा। तो इस ये एक मिक्सचर ऑफ डी फॉर्म एंड एल फॉर्म होगा और इस मिक्सचर को कहा जाता है रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर के बारे में जानते हैं, एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म्स। डी और एल फॉर्म्स का एक इक्विमोलर मिक्सचर को ही हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं रेसिमाइजेशन। ये रेसमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन को बनने को हम रेसिमाइजेशन कहते हैं। इट मींस रेसिमाइजेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विद SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म के साथ
जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है उसमें एक रेसमिक मिक्सचर के फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी होती है इफ टर्शियरी एल्किल हैलाइड या इफ रेस्ट ऑफ द थ्री प्रीवैलेंसीज आर सैटिस्फाइड बाय थ्री डिफरेंट अल्काइल या एराइल ग्रुप्स। तो ये हो गया कि एक रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो गया, जैसा कि हम SN2 में पढ़े थे कि SN2 की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है वाल्टन इन्वर्जन होती है, बट इसमें एक रेसमाइजेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है और इसमें वाल्टन इन्वर्जन भी होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये रेसमिक मिक्सचर ये रेसमाइजेशन तो हुआ ही, इसके साथ साथ चूंकि यहाँ जो इस रिएक्टेंट को देखें और इस प्रोडक्ट को देखें तो इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, क्योंकि इसमें आप देखें X इधर अटैच है, इसमें न्यूक्लियोफाइल इधर अटैच है, तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो हैलोजन के 180 डिग्री पे है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो गया एंड दैट इज नोन एज वाल्टन इन्वर्जन। तो हम ये कह सकते हैं कि SN1 रिएक्टिविटी का की जो कैरेक्टरिस्टिक से हैं वो वाल्टन इन्वर्जन भी है और एक रेसमिक मिक्सचर भी है। फिर हम ये चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं कि हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, न्यूक्लियोफाइल का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है और माइल्ड न्यूक्लियोफाइल भी सफिशिएंट होता है इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। एक पॉइंट ये है कि सॉल्वेंट का रोल क्या होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि चूंकि SN1 रिएक्टिविटी को अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करके होता है तो रिएक्शन 2 स्टेप में होता है और फर्स्ट स्टेप में आयनाइजेशन होता है, क्योंकि एल्किल हैलाइड या जो हैलाइड है वो डिसोसिएट होकर के कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है और तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है और वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है क्योंकि वो स्लो स्टेप होता है। तो जितना ही सॉल्वेंट जितना ही ज्यादा पोलर होगा, सॉल्वेंट जितना ही ज्यादा पोलर होगा तो डिसोसिएशन या आयनाइजेशन की पॉसिबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा और जब इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा पोलर सॉल्वेंट के साथ तो SN1 रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो ये आज के इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि SN1 और SN2 मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा। SN1 मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, कितने स्टेप्स में होता है, किस काइनेटिक्स को फॉलो करता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, सॉल्वेंट का रोल क्या है, न्यूक्लियोफाइल का रोल क्या है। आज के इस क्लास में हम लोग SN1 और SN2 मैकेनिज्म के बारे में पढ़े। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक्स।